नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं उत्थान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम जो है भारत की भौगोलिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र का अध्ययन हम कर चुके हैं। किंतु उसके पश्चात आज हम उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। किंतु उससे पहले जो हम उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र का हमने अध्ययन किया है, उसको एक बार हम मैप पर देख लेते हैं। बाकी सारे फैक्ट जो हैं उसका अध्ययन तो हम वहाँ कर चुके हैं, केवल हमें मैप पर उन जो हिमालय के जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको देखना है। तो दोस्तों, जो कालानुक्रम के आधार पर जो हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ थीं, आज केवल उनको हम देखेंगे मैप के ऊपर। तो दोस्तों, पहला जो भाग था हिमालय का, वो था हमारा ट्रांस हिमालय, जिसे हमने तिब्बत हिमालय भी कहा था। उसके पश्चात जो ट्रांस हिमालय है, इसमें 4 पर्वत श्रेणियाँ थीं। पहली पर्वत श्रेणी थी हमारी काराकोरम पर्वत श्रेणी। इसके पश्चात दूसरी पर्वत श्रेणी थी हमारी लद्दाख। इसके पश्चात तीसरी पर्वत श्रेणी थी हमारी जास्कर, और चौथी पर्वत श्रेणी थी हमारी कैलाश। तो दोस्तों, यदि हम इसको मैप पर देखें तो जो हमारी काराकोरम पर्वत श्रेणी है, उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार है। काराकोरम पर्वत श्रेणी। इसके पश्चात यदि हम बात करें लद्दाख श्रेणी की, तो उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार है। इसके पश्चात यदि हम बात करें हमारी जास्कर श्रेणी की, तो उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार है, जास्कर श्रेणी। इसके पश्चात यदि हम कैलाश पर्वत श्रेणी की बात करें, कैलाश पर्वत श्रेणी तो वह तिब्बत में स्थित है। दोस्तों, इसके पश्चात हमने हिमालय का दूसरा भाग देखा था, जिसका नाम था हमारा वृद्ध हिमालय। इसे ही हम मुख्य हिमालय भी कहते हैं। दोस्तों, जो बृहद हिमालय है, उसकी स्थिति मैप पर हम देखें तो यह जम्मू कश्मीर से प्रारंभ होकर हिमाचल प्रदेश के पश्चात उत्तराखंड के पश्चात नेपाल के पश्चात सिक्किम बॉर्डर के पश्चात भूटान के पश्चात अरुणाचल प्रदेश, और यह है उत्तर पूर्वी राज्यों में। इस प्रकार इसका विस्तार है। इसके पश्चात यदि हम बात करें जो हमारी पर्वत श्रेणी थी, इसके पश्चात वह थी हमारी लघु हिमालय, जिसे हमने मध्य हिमालय भी कहा था। दोस्तों, इसकी भी कुछ पर्वत श्रेणियां थीं, जैसे इसकी पहली पर्वत श्रेणी थी हमारी पीर पंजाल। इसकी दूसरी पर्वत श्रेणी थी हमारी धौलाधर। इसके पश्चात इसकी जो तीसरी पर्वत श्रेणी थी वो थी हमारी नाग टिब्बा, और इसकी चौथी जो पर्वत श्रेणी थी वो थी हमारी महाभारत। तो दोस्तों, इनको भी हम मैप पर स्थिति देखें यदि हम इनकी, तो मैप पर इनकी स्थिति जो हमारी पीरपंजाल पर्वत श्रेणी थी, यह जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत स्थित थी। इसके पश्चात हमने जो धौलाधर श्रेणी देखी, उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार थी, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। इसके पश्चात यदि हम नाग टिब्बा की स्थिति देखें, तो इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार थी, उत्तराखंड के अंतर्गत। और इसके पश्चात यदि हम बात करें हमारी महाभारत श्रेणी की, तो इसकी स्थिति नेपाल के अंतर्गत कुछ इस तरह थी। दोस्तों, इसके पश्चात हमारा हिमालय का एक भाग और शेष है, जिसका नाम है हमारा शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों,
इसकी जो स्थिति थी वो पंजाब के पोटवार बेसिन से लेकर इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश तक थी। दोस्तों इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार थी। तो दोस्तों हमने देखा कि जो कालानुक्रम के आधार पर हमने हिमालय का विभाजन किया था उसमें हिमालय के 4 श्रेणियां थी। पहली थी हमारी ट्रांस हिमालय का जो भाग था वो था। दूसरा भाग था हमारा बृहद हिमालय या जिसे हमने मुख्य हिमालय भी कहते हैं। तीसरा जो भाग था वो था हमारा लघु हिमालय जिसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। और चौथा हमारा जो भाग था शिवालिक हिमालय। इसके पश्चात हमने देखा जो ट्रांस हिमालय है इसके अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियां थीं। पहली पर्वत श्रेणी थी हमारी काराकोरम, दूसरी पर्वत श्रेणी थी हमारी लद्दाख, तीसरी हमारी पर्वत श्रेणी थी जास्कर और चौथी थी हम कैलाश। तो दोस्तों हमने ये चारों पर्वत श्रेणियों की स्थिति मैप पर देखी जिसमें से कैलाश पर्वत श्रेणी की स्थिति ये है और जो हमारी लद्दाख है उसकी पर्वत श्रेणी उसकी पर्वत लद्दाख श्रेणी है उसकी स्थिति जम्मू कश्मीर राज्य में इस प्रकार है और जो हमारी जास्कर है उसकी भी स्थिति जम्मू कश्मीर के अंतर्गत इस प्रकार है। और जो कैलाश पर्वत श्रेणी थी यह जो है तिब्बत में स्थित है, इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार है। इसके पश्चात हमने बृहद हिमालय की स्थिति देखी जो जम्मू कश्मीर राज्य से प्रारंभ होकर होता है और उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। उसके पश्चात यह उत्तराखंड के बॉर्डर से होते हुए नेपाल, नेपाल के पश्चात सिक्किम बॉर्डर से होते हुए भूटान, भूटान के पश्चात यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है और उसके पश्चात इसका विस्तार जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाता है। इसके पश्चात दोस्तों हमने लघु हिमालय को देखा था। जो लघु हिमालय है उसके अंतर्गत भी कुछ पर्वत श्रेणियां थी जिसमें पहली थी हमारी पीरपंजाल श्रेणी। उसकी स्थिति मैप पर कुछ इस प्रकार थी। पीरपंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर राज्य में इस प्रकार विस्तृत है। और जो हमारी दूसरी पर्वत श्रेणी थी धौलाधर पर्वत श्रेणी ये हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार है। और जो हमारी तीसरी पर्वत श्रेणी थी इसमें नागटिब्बा उसकी स्थिति उत्तराखंड में कुछ इस प्रकार थी। और जो चौथी पर्वत श्रेणी थी इसके अंतर्गत लघु हिमालय के अंतर्गत महाभारत उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार थी। और जो हमारा शिवालिक हिमालय है जो चौथा भाग है उसकी स्थिति पंजाब के पोटवार बेसिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक थी। दोस्तों जो आज हमें अध्ययन करना है उसका नाम है उत्तर का मैदानी क्षेत्र। तो दोस्तों हम उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हमें आज उत्तर के मैदानी क्षेत्र का अध्ययन करना है। तो दोस्तों इसके पश्चात जो है हम उत्तर भारत की उसकी स्थिति देखें तो जो उत्तर भारत है वो मध्य भाग में स्थित है। दोस्तों उत्तर भाग मध्य भाग में स्थित है। किसके मध्य भाग में स्थित है? तो दोस्तों इस तरफ है हमारा उत्तर का पर्वतीय विशाल क्षेत्र। इसके पश्चात दोस्तों जो दक्षिण में स्थित है वह है हमारा प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार। दोस्तों इन दोनों के मध्य उत्तर भारत की स्थिति है। दोस्तों जो उत्तर भारत का जो मैदान है इसका क्षेत्रफल लगभग हमारा 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों जो उत्तर भारत का मैदान है इसका निर्माण नदियों के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो उत्तर भारत का मैदान है इसको हम भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं। तो दोस्तों आज हमें जो अध्ययन करना है उत्तर का मैदानी भाग। दोस्तों जो उत्तर का मैदानी भाग है इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? दोस्तों जो उत्तर का मैदानी भाग है इसके अंतर्गत हमें मिट्टियों का अध्ययन नहीं करना है। हम इसके अंतर्गत मिट्टियों का अध्ययन नहीं करेंगे। इसके अंतर्गत हमें अध्ययन करना है कि जो मैदानी भाग है उनकी बनावट क्या है,
इसके अलावा जो उत्तर के मैदानी भाग हैं वो कौन कौन से मैदान हैं, और जो पर्वतों से निकलने वाली जो नदियां हैं वह मैदान में किन किन चीज़ों का निर्माण करती हैं। दोस्तों जो उत्तर का मैदानी भाग है इसमें हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, जो मैदान है उसकी बनावट क्या है और कौन कौन से मैदान स्थित हैं। इसके अतिरिक्त जो पर्वतीय क्षेत्रों से नदियां निकलती हैं वो मैदानी क्षेत्रों में किन किन चीज़ों का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों आज हम उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है उसका अध्ययन दो आधारों पर करेंगे। जिसमें से हमारा पहला अध्ययन होगा वह उच्चावच के आधार पर होगा, और दूसरा अध्ययन जो होगा वो प्रादेशिक आधार पर होगा। तो दोस्तों भूगोल के अंतर्गत जो उच्चावच दृष्टि से मैदानों का हम जो अध्ययन करते हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जिसमें से भाबर प्रदेश, दूसरा है हमारा तराई क्षेत्र या तराई प्रदेश, तीसरा है हमारा दोस्तों बांगर प्रदेश, और चौथा है हमारा खादर प्रदेश। दोस्तों जो हमारा बांगर प्रदेश है हम इसको पुराना जलोढ़ भी कहते हैं, और जो हमारा खादर प्रदेश है इसे हम नवीन जलोढ़ भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक वर्ड है उसका नाम है काप। तो दोस्तों ये काप क्या है, तो दोस्तों जो हमारा बांगर प्रदेश है और जो खादर प्रदेश है इसे ही हम काप कहते हैं। जो हमारा बांगर प्रदेश है और जो खादर प्रदेश है इसे ही हम काप कहते हैं, और काप को ही हम क्या कहते हैं, जलोढ़ भी कहते हैं। दोस्तों जो हमारा खादर क्षेत्र है इससे हम एक अन्य नाम से और जानते हैं, इसी को कछारी कहते हैं हम। दोस्तों कछारी क्या होता है, दोस्तों कछारी का सीधा मतलब है कीचड़ से है, हमारी सामान्य भाषा में कीचड़ से। जो बरसात ऋतु होती है उसमें हर जगह जो कीचड़ हो जाती है उसे ही हम कछारी कहते हैं, और जो खादर है उसे कछारी के नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश क्या होते हैं। दोस्तों जो नदियां हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर जब वो समतल मैदानों की ओर आती हैं तो दोस्तों यह नदियां जो हैं अपने बहाव के साथ कुछ छोटे छोटे कणों को अपने साथ लेकर आते हैं, जिसमें पत्थर या जिन्हें जलोढ़ भी कहते हैं हम, इन्हें कंकड़ पत्थर भी हम कहते हैं। और जब इन कंकड़ पत्थरों का जमाव नदियां पर्वत के पैरों में करती हैं, पैरों या गिरपद में इन पत्थरों का निक्षेपण करती हैं, तो जिस क्षेत्र में यह निक्षेपण होता है उसे ही हम भाबर प्रदेश कहते हैं। दोस्तों जो भाबर प्रदेश है इसके अंतर्गत नदियां जो हैं प्राय लुप्त हो जाती हैं, नदियां जो हैं इनके अंदर लुप्त हो जाती हैं, और जो ऊपर का भाग है यहाँ से नदियां हमें दिखाई नहीं देती हैं, यानी कि इन क्षेत्रों में हमें नदियां
इन क्षेत्रों में जो नदियां हैं वो अदृश्य हो जाती हैं। अदृश्य हो जाती हैं भाबर प्रदेश के अंतर्गत। उसके पश्चात यह जो हमारी नदियां हैं ये समतल क्षेत्रों में निकलती हैं और उस समतल क्षेत्र में यह विस्तृत हो जाती हैं या इनके जल का विस्तार हो जाता है और इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इसी क्षेत्र को हम तराई क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों कभी कभी हमसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो मलेरिया प्रवण क्षेत्र है वो कौन सा है, तो जो मलेरिया प्रवण क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र ही है। जो तराई क्षेत्र है इसे ही हम मलेरिया प्रवण क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में हमेशा जल का भराव होता है, जिस कारण यहाँ पर दलदल का निर्माण होता है और दलदली क्षेत्रों में मच्छर आसानी से पनपते हैं। इसके पश्चात जो नदियां हैं वो आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़कर अपने किनारों पर कुछ जलोढ़ों का निक्षेपण करती हैं। जो किनारों के समीप निक्षेपण होता है उसे हम खादर प्रदेश कहते हैं और जो खादर प्रदेश के ऊपर भी कुछ निक्षेपण किया जाता है नदियों के द्वारा। खादर प्रदेश के ऊपर जो निक्षेपण होता है उसे हम बांगर प्रदेश कहते हैं। दोस्तों जो खादर प्रदेश है इसे नवीन जलोढ़ भी कहा जाता है और जो हमारा बांगर प्रदेश है इसे पुरानी जलोढ़ भी कहा जाता है। जो उपजाऊ दृष्टि से हम देखें तो जो खादर प्रदेश है यह अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ क्योंकि इस क्षेत्र में जो है प्रतिवर्ष जलोढ़ों का निक्षेपण होता है खादर प्रदेश में। इसके अलावा जो बांगर प्रदेश है इसमें प्रतिवर्ष निक्षेपण नहीं होता है। जब कभी किसी वर्ष अत्यधिक बाढ़ आती है उस समय जो जल है वो बांगर प्रदेशों में भी प्रवेश करता है और वहाँ जलोढ़ों का निर्माण करता है। और यही कारण है कि जो खादर प्रदेश है इसे नवीन जलोढ़ का क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष जलोढ़ों का निक्षेपण होता है। जबकि जो बांगर प्रदेश है इसमें जब कभी किसी वर्ष अत्यधिक बाढ़ आती है उस समय निक्षेपण होता है। इसके पश्चात दोस्तों जो नदियां हैं वह आगे बढ़ती हैं और दोस्तों जब यह समुद्र के समीप पहुंचती हैं तो इनका जो जल का बहाव है वो अत्यधिक निम्न हो जाता है और इनके जो बहाव है वह इस क्षेत्र में समुद्र के समीप मिट्टी का निक्षेपण कर देता है या मिट्टी का जमाव कर देता है। जो यह समुद्र के समीप मिट्टी का जमाव करता है इसे ही हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने देखा कि जो भाबर प्रदेश है इसका निर्माण जो पर्वत हैं हमारे उनके गिरिपद में होता है। इस क्षेत्र में कंकड़ पत्थरों का नदियों के द्वारा निक्षेपण होता है और इस क्षेत्र में जो नदियां हैं वो अदृश्य हो जाती हैं। इसके पश्चात जो नदियां हैं पुनः समतल क्षेत्र में प्रकट होती हैं और इनका जो नदियों का जो जल है वो इस क्षेत्र में फैल जाता है, उसका विस्तार इस क्षेत्र में हो जाता है और इस क्षेत्र में दलदल का निर्माण होता है और इसी क्षेत्र को हम तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और जो मलेरिया प्रवण क्षेत्र है उसे हम वह जो मलेरिया प्रवण क्षेत्र है वह तराई क्षेत्र में ही हमें मिलता है। इसके पश्चात नदियाँ आगे बढ़ती हैं और जो अपने किनारों पर जलोढ़ों का जो निक्षेपण करती हैं वह
उसे खादर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसे नवीन जलोढ़ भी कहते हैं क्योंकि यह जो निक्षेपण है यह प्रतिवर्ष होता है नदियों के द्वारा। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि जो हमारा बांगर प्रदेश है यह खादर प्रदेश के ऊपर जलोढ़ों के निक्षेपण से बनता है और इसे पुरानी जलोढ़ भी कहा जाता है। इसे पुरानी जलोढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि नदियों के द्वारा इस ऊपर क्षेत्र में प्रतिवर्ष निक्षेपण नहीं होता है। जब कभी बाढ़ के जल की मात्रा अधिक होती है उस समय इस क्षेत्र में निक्षेपण अधिक होता है। इसके पश्चात जो नदियां हैं वो आगे बढ़ती हैं और समुद्र भाग में मिलने से पहले इनका जो बहाव है या जो इनके जल का वेग है वो अत्यंत निम्न हो जाता है और इनमें जो बहकर आने वाली मिट्टी या पत्थर कंकड़ जो भी पदार्थ हैं उनका निक्षेपण ये समुद्र के किनारों पर कर देती हैं और इन्हीं को हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसके पश्चात हम यहाँ एक और वर्ड देखते हैं जिसका नाम है हमारा रेह या कल्लर। दोस्तों ये क्या है? दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जो रेह है इसका निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों जो रेह है एक सफेद परत होती है। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो रेह है वो क्या है। जो रेह है यह एक सफेद परत होती है। किसकी परत होती है? ये लवण की परत होती है या बोले हम यह नमक की परत होती है। दोस्तों इसका निर्माण किस क्षेत्र में होता है? इसका निर्माण जो है अधिक सिंचित क्षेत्रों में होता है, यानी कि जिन क्षेत्रों में अधिक सिंचाई होती है या जिन क्षेत्रों में अधिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है जैसे यूरिया और पोटास, इन क्षेत्रों में जो है रेह का निर्माण होता है। दोस्तों भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जहां सर्वाधिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है या यहाँ पर अत्यधिक सिंचाई की जाती है? तो भारत में ऐसे दो राज्य हैं जहाँ पर अधिक सिंचाई की जाती है, जिसमें पहला राज्य है हमारा पंजाब और दूसरा राज्य है हमारा हरियाणा। दोस्तों यह अत्यधिक सिंचाई एवं अत्यधिक उर्वरक के प्रयोगों से यहाँ के जो मैदान हैं या जो यहाँ के खेत हैं इनके ऊपर एक सफ़ेद परत बन जाती है जिसे हम रेह या कल्लर के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। जो हमारा पहला विभाजन था उत्तर उच्चावच के आधार पर जो मैदानों का विभाजन था, जिसके अंतर्गत हमने भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश और खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश पढ़े, वो कंप्लीट हो चुका है। इसके पश्चात हम उत्तर का मैदान जो है उसका अध्ययन प्रादेशिक आधार पर करेंगे। दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि हमने हिमालय का अध्ययन भी प्रादेशिक आधार पर किया था, तो उसमें हमने हिमालय को कुछ नदियों के मध्य बांटा था जिसमें सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता और देहांग नदी प्रमुख थी। तो आज हम उत्तर के मैदान का जो अध्ययन करने वाले हैं वो नदियों के आधार पर ही करेंगे। नदियों में भी 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं जिनमें से हम उन तीनों नदियों के मैदानी क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। इसमें पहली नदी है सिंधु नदी अर्थात सिंधु का मैदान। दूसरे नंबर पे हम अध्ययन करेंगे गंगा के मैदान का, और तीसरा जो है हमारा वो है हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। दोस्तों जो सिंधु का मैदान है इसके अंतर्गत 5 दोआब आते हैं। 5 दोआब जो हैं वो मिलकर सिंधु के मैदान का निर्माण करते हैं। दोस्तों अब यह दोआब क्या होते हैं? यह दोआब, ये 2 नदियां हैं, इनके बीच का क्षेत्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, यहाँ पर नदियों के द्वारा मिट्टी बहाकर लाई जाती है
और उसका जवाब किया जाता है। तो दोस्तों जो सिंधु का मैदान है वह पांच दोआबों के द्वारा निर्मित किया जाता है। इसमें हमारा पहला दोआब है सिंधु सागर दोआब, हमारा दूसरा दोआब जो है वो है चाज दोआब, तीसरा दोआब जो है वो है रचना का दोआब, और चौथा जो दोआब है वो है बारी का दोआब, और जो पांचवा दोआब है वो है बेतस्ता का दोआब। दोस्तों अब हम इनको बारी बारी से मैप पर देखें तो कुछ इस प्रकार हमें दिखाई देगा। तो दोस्तों जो सिंधु नदी है हमारी, जो हमारी सिंधु नदी है और जो हमारी झेलम नदी है, इसके मध्य जो दोआब है वह कौन सा दोआब है? उसका नाम है सिंधु सागर का दोआब। इसका कुछ क्षेत्र जो है पाकिस्तान के अंतर्गत आता है और कुछ छोटा सा भाग इसका हमारे भारत के अंतर्गत भी आता है। भारत के अंतर्गत यह जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में आता है और इस क्षेत्र में जो है हम केसर की खेती, अखरोट की खेती और इसके अलावा जायफल की खेती भी करते हैं। इसके पश्चात दोस्तों जो हमारा दूसरा दोआब है वह झेलम नदी और जो चिनाब नदी है उसके मध्य उसका निर्माण होता है। तो दोस्तों पहली नदी थी हमारी सिंधु नदी, दूसरी नदी थी हमारी झेलम नदी। सिंधु और झेलम के मध्य जो दोआब का निर्माण होता है उसका नाम है सिंधु सागर। उसके पश्चात दोस्तों जो हमारी दूसरी नदी है झेलम और हमारी जो तीसरी नदी है चिनाब, इसके मध्य भी एक दोआब का निर्माण होता है। दोस्तों इस दोआब का नाम है हमारा चाज। इसके पश्चात दोस्तों जो चिनाब है और जो रावी नदी है, चिनाब नदी और जो रावी नदी है, इसके मध्य भी एक दोआब का निर्माण होता है जिसका नाम है हमारा रचना दोआब। इसके पश्चात दोस्तों हमारा जो चौथी नदी है हमारी वो है ब्यास नदी, और हमारी जो पांचवी नदी है उसका नाम है सतलज। तो दोस्तों जो ब्यास नदी है यह दो दोआबों का निर्माण करती है। पहला तो यह रावी के साथ मिलकर भी दोआब का निर्माण करती है और यह सबसे निचली जो नदी है सतलज, इसके साथ भी मिलकर एक दोआब का निर्माण करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ब्यास नदी है और जो हमारी सतलज नदी है इसके मध्य जो दोआब का निर्माण होता है वह कौन सा है? दोस्तों उसका नाम है हमारा बिस्त दोआब। दोआब। दोस्तों इसके अलावा हम जो देखें कि जो ब्यास नदी थी और जो रावी नदी थी इसके मध्य भी एक दोआब का निर्माण होता है। ब्यास और रावी नदी के मध्य यह कौन सा दोआब है दोस्तों? यह दोआब था हमारा बारी दोआब। दोस्तों इस प्रकार जो सिंधु नदी है और उनकी जो सहायक नदी है वो 5 दोआबों का निर्माण करती हैं और यह 5 दोआब जो मिलकर सिंधु का मैदानी क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ये 5 दोआब कौन कौन से थे दोस्तों? पहला दोआब था हमारा सिंधु सागर का दोआब जो सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। दूसरा जो दोआब था हमारा चाज दोआब जो हमारा झेलम और चिनाब नदी के मध्य स्थित है। तीसरा हमारा जो दोआब था वह था हमारा रचना का दोआब जो हमारा रावी और चिनाब के मध्य स्थित है। तीसरा दोआब था हमारा बारी का दोआब जो हमारा ब्यास और रावी के मध्य स्थित है। और तीसरा जो दोआब था हमारा विस्त दोआब, वह हमारा ब्यास और सतलज नदी के बीच स्थित है। तो दोस्तों यह 5 दोआब है जो मिलकर सिंधु के मैदान क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात हम इसके अतिरिक्त 2 मैदान और हैं जिसमें से पहला मैदान है हमारा हरियाणा के अंतर्गत
जिसका नाम है हमारा भिवानी मैदान, जो हरियाणा के अंतर्गत है। इसके अलावा एक मैदान हमारा राजस्थान के और मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी मिलेगा, जिसका नाम है हमारा मालवा का मैदान। तो दोस्तों यह 5 दोआब और 2 मैदान मिलकर सिंधु नदी मैदान का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात दोस्तों हमारा अगला जो है गंगा का मैदान, हम उसको देखेंगे। दोस्तों जो गंगा का मैदान है वह उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होकर पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। इतने क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। दोस्तों जो गंगा का मैदान है यह भी, इसे भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसका एक ऊपरी हिस्सा एक मैदान का निर्माण करता है। दूसरा जो मध्य है थोड़ा सा ऊपरी क्षेत्र से थोड़ा सा डाउन है, यह मध्य गंगा का मैदान है। इसके पश्चात जो तीसरा है, इसमें जो बिहार है और पश्चिम बंगाल है यह मिलकर गंगा के तीसरे मैदान का निर्माण करते हैं, और यह तो और भी डाउन है। तो दोस्तों जो सबसे ऊपरी मैदान है इसको हम कहते हैं गंगा का उच्च मैदान। और जो दोस्तों इससे थोड़ा सा डाउन है इसको हम कहते हैं गंगा का मध्य मैदान। और जो दोस्तों सबसे निचला है उसे हम कहते हैं गंगा का निम्न मैदान। दोस्तों जो हमारा गंगा का उच्च मैदान है इसे हम रोहेलखंड का मैदान भी कहते हैं, और यह उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। इसके पश्चात जो हमारा गंगा का मध्य मैदान है, यह जो मैदान है उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से और बिहार के पश्चिमी हिस्से में विस्तृत है। इसके अलावा जो हमारा गंगा का निम्न मैदान है यह बिहार का पूर्वी हिस्सा और संपूर्ण पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। तो दोस्तों इस प्रकार जो गंगा का मैदान है इसको भी हमने 3 भागों में विभाजित किया। गंगा का जो उच्च मैदान है यह उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है। उसके पश्चात जो गंगा का मध्य मैदान है यह उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र और बिहार का पश्चिमी क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त जो गंगा का निम्न मैदान क्षेत्र है यह बिहार का पूर्वी क्षेत्र और संपूर्ण पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके पश्चात दोस्तों हमारा लास्ट मैदान बचा हुआ है, वह है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो दोस्तों जो हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान है उसे भी हम देखते हैं। तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह चीन से आकर भारत में कुछ इस प्रकार प्रवेश करती है। तो दोस्तों हम यहाँ भारत की बात कर रहे हैं तो हम चीन को नहीं देखेंगे, केवल हमें भारत देखना है। तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह यहाँ से प्रवेश कर असम में प्रवेश करती है। दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है इसका निर्माण मुख्य रूप से किस जगह होता है दोस्तों? तो इसका मुख्य रूप से निर्माण जो है असम क्षेत्र में होता है। दोस्तों इसी मैदान में, ब्रह्मपुत्र मैदान में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो है उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र कंप्लीट होता है। और एक बार हम इसका संपूर्ण विस्तार देखें तो इसका विस्तार कुछ इस तरह है। इसका रफली जो देखें हम तो वो इस तरह विस्तार है। दोस्तों इसके पश्चात जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड वाला एरिया आता है और बघेलखंड वाला एरिया आता है, यह सब पठार के अंतर्गत आते हैं।
इसका अध्ययन हम जो है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत करेंगे। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो भारत की भौगोलिक संरचना है उसका दूसरा चैप्टर उत्तरी भारत का जो मैदान है वो भी कंप्लीट होता है। दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। जय हिंद।